सेकंड ईयर का भी अलग होगा फिर ए टू की क्लास में शुरू हुई तो नहीं बस ठीक है ये पेपर तो नोट करवाएं आप ना ये क्वेश्चन है उसमें लास्ट क्वेश्चन है और हाँ ठीक है चार में से दो करने हाँ बिल्कुल ठीक है और बनिए उसको बाकी दूसरा जो पेपर है वो तो उसको बताएं तो वो करें वो ओके कर दे लेकिन वो तुम्हें 2 घंटे बाद देगा तो फिर फायदा नहीं होगा कल सब पेपर खड़े सर पे के लिए करना है तो बारिश में कोई बात थोड़ा सा और मसला तो आगे आज मुझसे वो आधे घंटे बाद आधे घंटे बाद दोबारा कम्युनिकेट करना उससे और इसी तरह से जॉन को भी तुमने नहीं किया होगा मैंने बात की है उससे उसने कहा मैं अभी तो हमको भी कॉल करेंगे आधे घंटे बाद आप और उनसे कहने के लिए पसंद निकाल के तो हम रिसीव करते हैं ठीक है हाँ कहाँ पे कर दो ठीक है ठीक है मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं इसको करूँ और इसको आपकी टाइम क्या करेगा और दूसरा ये तुम्हारे टाइम पे तो भेज दो
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जैसे ही क्लास स्टार्ट की है तो फौरन से मगरिब की अजान हो गई है। तो आप मुझे बता दें, अगर आप लोग चाहें तो हम पहले 5-6 मिनट का नमाज का ब्रेक कर लेते हैं। 5-6 मिनट में मैं भी नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, आप भी आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। बताइए, कर लें ऐसा? ओके करके भेज दें मुझे, ओके लिखें। ठीक है, एक ने तो ओके कर दिया। ठीक है, सही है। चलें, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लोग ओके कर रहे हैं, तो समझ लें आप कि अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ। अभी देखें 7:05 या 6 मिनट हो रहे हैं। तो समझ लें 6 या 7 मिनट का जो है ना वो नमाज का ब्रेक है। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, आप भी फटाफट नमाज पढ़ के आ जाए, बस मैक्सिमम 6 या 7 मिनट। ठीक है।
नहीं 20 मिनट्स मैं तुम्हारा काम बेटा मैं तो वापस आ गया हूँ, आप लोग बता दें वापस आ गए सब लोग, नमाज पढ़ के वापस आ गए भाई? हाँ भाई वापस आ गए, मैं नमाज पढ़ के वापस आ गया हूँ, आप लोग वापस आ गए? रिप्लाई करें बेटा मुझे, मैं वापस आ चुका हूँ। कितने लोग वापस आ गए भाई? अच्छा मुबशिर ने कहा वापस आ गए, और ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूँ। हाँ भाई, और मुबशिर के अलावा और कौन कौन वापस आ गया? अच्छा जी, मोहम्मद अफान वापस आ गए, और बताएं भाई? बाखर हुसैन ठीक है, और बताएं भाई? मुझे क्लास स्टार्ट करनी है भाई, बोलो भाई। ठीक है हुजैफा, ठीक है तो हम क्लास शुरू करते हैं भाई। और कौन रह गया और भी बता दें मुझे, तो मैं क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। चले जी हम क्लास शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, अब हम चैप्टर नंबर 1 में अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और अब तक मैंने इस चैप्टर में जो चीजें बताई हैं वो ज्यादातर एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आती हैं। सिर्फ ये वाला जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। बाकी इससे पहले मैंने जो भी चीजें बताई है वो सारी एमसीक्यूज में आती है। अब ये टॉपिक है कि अगर हम इसको पहले समझ लेते हैं, ये है डायमेंशंस। पहले पूरी बात समझनी है, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, द सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऐसे सिंबल को कहते हैं, ऐसे सिंबल्स को कहते हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को शो करते हैं। अब वो सिंबल्स, ये 7 सिंबल्स होते हैं, जो बेसिक डायमेंशन है, ये 7 डायमेंशन होती है। लेंथ जो है उसको कैपिटल एल से डायमेंशन उसकी मेंशन होती है, मास की कैपिटल एम से होती है, टाइम की कैपिटल टी से होती है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है तो उसको उसके लिहाज से के से शो करते हैं, और करंट जो है उसकी यूनिट एम्पियर है तो उसको कैपिटल ए से मेंशन करते हैं, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट कैंडेला होती है तो उसकी डायमेंशन को सी.डी से मेंशन करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से मेंशन करते हैं, MOL। तो ये जो 7 है ये हमारे पास बेसिक डायमेंशन होती है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने का तरीका क्या होता है ये मैंने यहाँ मेंशन किया। टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसके ये 3 सिंपल और बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जिस चीज की डायमेंशन निकालनी होती है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि उस फॉर्मूले में SI यूनिट्स पुट करते हैं, और तीसरा स्टेप ये होता है कि उसमें डायमेंशंस पुट करते हैं, ये जो यहाँ मेंशन है। अच्छा, इन 7 डायमेंशंस में से भी 99% जो क्वांटिटीज हैं उसमें आपको ऊपर वाली 3 मिलेंगी, बाकी नीचे वाली 4 आपको बहुत कम मिलेंगी, 99% ये 3 होंगी।
अब मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि भाई आपको वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आपको कहा कि जी आप वेलोसिटी की डायमेंशन निकालें। अब पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप ये कहेंगे कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि अब इस फॉर्मूले में एस आई यूनिट्स रखनी है। तो हमने देखा भाई डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, ये वेलोसिटी की यूनिट आ गई। पहले स्टेप में फॉर्मूला आ गया, दूसरे स्टेप में यूनिट आ गई। अब तीसरे स्टेप में डायमेंशन रखेंगे। अब कैसे रखेंगे भाई, यहाँ मीटर है, तो मीटर क्या होती है, मीटर होती है लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल। तो जहां पे मीटर होगा वहां पे डायमेंशन आ जाएगी एल। फिर डिवाइडेड बाय ये क्या है, सेकंड, तो सेकंड क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या है, टी, तो सेकंड की जगह आ जाएगा टी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी की डायमेंशन एल अपॉन टी है। लेकिन फर्दर हम इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं कि ये जो एल अपॉन टी है, तो इसका मतलब है कि भाई टी की पावर 1 है, तो अगर टी को नीचे से ऊपर ले जाए तो पावर -1 हो जाएगी, तो ये हो सकता है एल इंटू टी की पावर -1। और सबसे आखिरी काम ये किया जाता है कि ये जो तीन क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम, मैंने आपको कहा कि ये मोस्ट बेसिक है, तो इन तीन में से जो नहीं आ रही होती उसको किस तरह शो करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि भाई वेलोसिटी की डायमेंशन आई एल टी की पावर -1, ठीक है जी। अब इसके अंदर मास नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से लिख देंगे m की पावर 0, और बाकी जो l और t की पावर -1 है वो वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये m की पावर 0 ये शो करेगा कि जिस चीज की पावर 0 है वो वेलोसिटी की नेचर में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि भाई मास जो है वो वेलोसिटी की नेचर में शामिल नहीं है, उसकी पावर 0 है, और बाकी l t की पावर -1 का मतलब है लेंथ और टाइम शामिल है। अच्छा, m की पावर 0 लिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक के मैथ्स में पढ़ा होगा कि भाई जिस चीज की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल है। तो अगर m की पावर 0 है तो इसका मतलब है ये चीज 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही चीज वापस आ जाएगी। तो इसलिए लेंथ, मास और टाइम में से जो चीज नहीं होती उसको 0 पावर लगा के शो कर देते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। फर्ज करें कि भाई आपको कहा जाए कि मिसाल के तौर पे वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी है। एक और मिसाल ले लें ताकि जरा समझ में आ जाए। अब आपको कहा जाए भाई वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी है। अब पहला स्टेप, वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ, ठीक है जी, इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये पहला स्टेप हो गया, ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब दूसरे स्टेप में आपने रखी यूनिट, तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें मीटर में होती हैं, तो ये भी मीटर में हो जाएगा, और ये जो विड्थ है ये भी मीटर में हो जाएगी, और ये जो हाइट है ये भी मीटर में हो जाएगी। तो जब तीनों मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो डायमेंशन आ जाएगी इसकी एम क्यूब, ठीक है जी, मीटर क्यूब, इसकी यूनिट आ गई इसकी मीटर क्यूब। तो ये पहला स्टेप हो गया, फॉर्मूला हो गया, और दूसरा स्टेप हो गया ये यूनिट हो गई इसकी मीटर क्यूब। अब तीसरे स्टेप में आप इसमें डायमेंशन रखेंगे, तो देखिए मीटर का मतलब है लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल, तो इसकी जगह एल आ जाएगा, और ये जो क्यूब लगा हुआ वो वैसे ही लगा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई एल क्यूब, और एल क्यूब का मतलब है कि वॉल्यूम के अंदर मास और टाइम नहीं आ रहा। तो जब मास और टाइम नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे कि m की पावर लिख देंगे 0, और एल क्यूब अपनी जगह मौजूद है, और t की पावर लिख देंगे 0। तो इस तरह ये डायमेंशन हो जाएगी वॉल्यूम की। तो इन दो एग्जांपल से मैंने आपको ये प्रोसीजर समझा दिया। आगे फिर मैं आपको क्वांटिटीज की डायमेंशन निकलवा दूंगा। तो आप मुझे बता दें कि आपको ये समझ आ गया भाई, क्लियर है आप लोग इसमें, जरा रिप्लाई कर दें मुझे। हाँ जी, मुझे रिप्लाई कर दें, आप लोगों को समझ आ गई बात। हाँ जी, हुजैफा कह रहे हैं क्लियर है, और बताएं। उबैद का मैसेज आ गया, ठीक है, और ठीक है, शायान, अफान, ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया। तो अब आप लोग एक काम करें, अब जरा इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है, इस स्लाइड पर जो कुछ है इसे नोट कर लें। और बाकर कह रहे हैं सर पेपर में डायमेंशन निकालने के लिए आती हैं, बिल्कुल आती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और मुबशिर हुसैन कह रहे हैं सर कुछ डायमेंशंस को उनकी आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट किया है और कुछ को यूनिट से। क्यों बेटा, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो फिजिक्स का स्टैंडर्ड है, जो किताबों में है वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, इसकी वजह मैं नहीं बता सकूंगा, ठीक है, जैसा बुक्स के अंदर है वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप जरा इसको नोट करें।
आपको मैं 3-4 मिनट दे रहा हूँ, नोट करें इसे।
यार ये हाँ भाई, किधर पहुंचे आप लोग? नोट किया आप लोगों ने? कर लिया? चलें आगे चलते हैं। कोई रह गया तो बता दो, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, अब आप ये क्वेश्चन नोट करें। यहां पर मैंने लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे देखिए, आपको 20 या 21 क्वांटिटीज मैंने मेंशन की हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं जो पिछले 10 इयर्स में एग्जाम्स में आती रही हैं। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, पावर ऑफ लेंस, पावर, प्रेशर, मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, longitudinal strength, density, spring constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जो पिछले 10 इयर्स में एग्जाम में आती रही हैं और इन्हीं में से इंशाल्लाह आने का चांस होता है। तो आप ये क्वेश्चन पूरा नोट करें, इन क्वांटिटीज को लिस्ट आउट करें, फिर हम इनकी डायमेंशंस निकालेंगे। चले शाबाश, इसको नोट करें।
हाँ बेटा नोट कर लिया, कर लिया, तो चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे चले भाई। अच्छा भाई अब आपके सामने हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहली क्वांटिटी है फोर्स। अब देखिए पहला स्टेप फोर्स का फॉर्मूला, तो आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। अब सेकंड स्टेप इसमें यूनिट रखनी है। देखिए m क्या है, मास, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें रखें आप डायमेंशन, तो अब आप देखिए किलोग्राम मास है, किलोग्राम मास है, तो मास की डायमेंशन क्या है m, और मीटर क्या है लेंथ, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन l, और सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, टाइम का स्क्वायर, तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी t, और सेकंड पे स्क्वायर है तो t पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये जो m है ये m इस l के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t स्क्वायर को आप नीचे से ऊपर ले जाएं तो पावर -2 हो जाएगी, यानी आप इनवर्स स्क्वायर कह सकते हैं। तो इस तरह जो फोर्स की डायमेंशन आएगी वो ml t इनवर्स स्क्वायर आएगी। अब नेक्स्ट आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। आप मैट्रिक में पढ़ के आए हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कि जो चीजें सर्किल में रिवॉल्व होती हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन पे एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सर्किल के सेंटर की तरफ होती है, ठीक है जी। और मेंशन उसको किससे करते हैं, एफ सी से मेंशन करते हैं, और फॉर्मूला उसका क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी फर्स्ट ईयर में भी आप आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे, ठीक है जी। तो पहले स्टेप में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगले स्टेप में आप यहाँ यूनिट रखें, देखिए एम क्या है, मास, इसकी यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर आ जाएगा, और रेडियस आपका हो गया मीटर में, ठीक है जी। अब आप डायमेंशन रखें, किलोग्राम मास हो गया, इसकी डायमेंशन m हो गई, मीटर लेंथ डायमेंशन l हो गई, सेकंड टाइम इसकी डायमेंशन t हो गई, और स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे ये मीटर है तो मीटर का मतलब लेंथ, उसकी डायमेंशन हो गई l, ठीक है जी। अब आगे चलें, अब देखिए ये m आ गया, और l अपॉन टी का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो l है इसको नीचे से ऊपर ले जाएं आप तो ये 1 अपॉन l हो जाएगा, तो नीचे वाला l ऊपर गया 1 अपॉन l हो गया, तो अब आप देखेंगे ये l स्क्वायर में से एक l इस l से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देखिए क्या बचा, m बच गया, और ऊपर l स्क्वायर में से एक l कैंसिल हुआ तो एक l बच गया, और नीचे वाला t स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन भी ml t इनवर्स स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है कि देखो फोर्स की डायमेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन सेम आई है, क्यों, इसलिए कि नेचर सेम है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। हमने डायमेंशन की डेफिनेशन अभी क्या पढ़ी थी कि डायमेंशंस वो सिंबल्स होते हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को शो करते हैं, तो जिन क्वांटिटीज की नेचर सेम होगी उन सब की डायमेंशन सेम होगी। अब दुनिया में चाहे कोई भी फोर्स हो, अब वो है फोर्स तो डायमेंशन उसकी सेम आएगी चाहे फॉर्मूला अलग हो। अब आप देख सकते हैं कि जर्नल फोर्स का फॉर्मूला तो F इज इक्वल टू एम ए है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो बजाहिर तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन चूंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है तो नेचर सेम है, इसलिए इनकी डायमेंशन हमेशा क्या आएगी, सेम, ठीक है जी। इसको नोट कर लें आप। सैटरडे संडे है, समझ में नहीं हो रहा तो वैसे बात करें क्या, नहीं यार ये स्टेट हुआ हुआ है ऐसा, देखो एक चीज मिल गई है तो हम उसको हिला के रखने से हम फिर एक दो लाइन मैं फ्राइडे
वाकर हुसैन कह रहा है कि एक बार L अपॉन टी स्क्वायर समझा दें। L अपॉन टी स्क्वायर कौन सा वाला यार, कहाँ पर है, अभी चेक करता हूँ। L अपॉन टी स्क्वायर कहाँ पे है, किस स्टेप में, मैं समझ नहीं पा रहा। ऊपर वाला फोर्स में जो है, अच्छा ठीक है। यहां पर देखो ना ma है, देखो m है मास, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब डायमेंशन रखोगे तो किलोग्राम मास है, मास की डायमेंशन m हो गई, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन हो गई l, और सेकंड है टाइम तो आ गया t, और सेकंड पे स्क्वायर है तो t पे स्क्वायर आ गया। फिर इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ। बोलो समझ आया? ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ भाई कर लिया, आगे चले, आगे चले भाई। हाँ भाई, अब मैं आगे जा रहा हूँ, कोई रह गया है तो बता दो, कोई रह गया है तो बता दें, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं इसके बाद है वेट। अच्छा, पहला स्टेप वेट का फॉर्मूला देखिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। अब यहां रखिए आपने यूनिट, m क्या है मास, मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, और g क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो कोई बात? अब इसमें रखिए डायमेंशंस, किलोग्राम है मास, मास की डायमेंशन m, और मीटर लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l, और सेकंड स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ml t इनवर्स स्क्वायर, ये आ गई डायमेंशन वेट की। ठीक है जी। इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की डायमेंशन वही होती है जो वेट की होती है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, वेट के।
ये आप जानते हैं, और अभी पिछले टॉपिक्स में भी बार बार हमने बताया है कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है, और मेंशन करते हैं कैपिटल आर से। और ये क्या होता है, जब भी किसी सरफेस पर कोई बॉडी रखते हैं, जब भी किसी सरफेस पर कोई बॉडी रखते हैं, तो जितना बॉडी का नीचे वेट एक्ट करता है, तो सरफेस उतना ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देती है। ठीक है जी, तो आर इक्वल टू 8 हो जाएगा। बाकी फिर वैसे ही हो जाएगा कि भाई जैसे W इज इक्वल टू mg है, तो W की जगह mg आ जाएगा, और उसके बाद आप देखिए यही वाली चीज रिपीट हो जाएगी। तो आप देखेंगे वेट की डायमेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की डायमेंशन सेम आएगी। यहाँ पे गलती से मैंने W लिख दिया, यहाँ W नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा R। ठीक है, गलती से W लिख दिया। फिर उसके बाद टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग भी आप पढ़ के आ रहे हो कि जब भी किसी बॉडी को स्ट्रिंग से हैंग करते हैं, तो जितना बॉडी का वेट नीचे एक्ट कर रहा होता है, उतनी ही स्ट्रिंग में टेंशन होती है। ये आप पढ़ के आ रहे हो पिछले चैप्टर में। तो टेंशन हमेशा वेट के इक्वल होती है। तो जो टेंशन इन स्ट्रिंग है, ये भी इक्वल होगी वेट ऑफ बॉडी के। तो फिर वही टी की जगह W आ जाएगा, W की जगह mg आ जाएगा। फिर ये सारा ऐसा ही हो जाएगा जैसा यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि यहाँ पर तीनों की डायमेंशन देखें, ये तीनों की डायमेंशन क्यों सेम आ रही है? इसलिए कि नेचर सेम है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी वेट के इक्वल है, टेंशन इन स्ट्रिंग भी वेट के इक्वल है, तो इसलिए डायमेंशन तीनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसे नोट कर लें आप।
हाँ बेटा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, ओके। चले अब आप लोग मुझे एक करके निकाल के बताएं डायमेंशन। मैं यहाँ एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ, उसकी डायमेंशन निकालें। आप लोग जरा मुझे इसकी डायमेंशन निकाल के बताएं एक्सेलरेशन की। चलिए जरा इसकी डायमेंशन निकाल के बताएं भाई मुझे। फाइज कह रहा है सर टेंशन तो हमारा, टेंशन तो हमेशा वेट के बराबर नहीं होता है ना, तो इस तरह क्यों प्रूव किया है? बेटा टेंशन वेट के बराबर कब नहीं होती? जब पुली वगैरह इन्वॉल्व हो जाए। अब जब आपसे नॉर्मल टेंशन इन स्ट्रिंग कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई पुली वुली इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है रस्सी से आपने लटकाया हुआ है। तो जब रस्सी से बांध के लटकाया हुआ है तो फिर तो टेंशन वेट के इक्वल होती है, ठीक है। वो तो जब होती है जब पुली वुली लग जाती है, तो वो तो डेरिवेशन में होता है, सिंपल फॉर्मूले में थोड़ी होता है। समझ आई बात? जी फाइज, ठीक है। चलिए जरा एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल के बताएं आप लोग मुझे। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ भाई किया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप चेक करें। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन टी। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब इसमें यूनिट रखेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो डेल्टा वी की जो यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब जब इसमें डायमेंशन रखेंगे तो ऊपर आ रहा है मीटर पर सेकंड, मीटर क्या है? लेंथ, और सेकंड क्या है? टाइम। और नीचे डिवाइडेड बाय फिर सेकंड है जिसका मतलब है टाइम यानी टी। अब ऊपर एल अपॉन टी है और नीचे वाले टी को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो एल टी इनवर्स स्क्वायर, और मास इसके अंदर नहीं आ रहा तो मास की पावर क्या आ जाएगी? 0। तो ये डायमेंशन होगी एक्सेलरेशन की। समझ में आ गई? बोलो भाई, समझ आ गया? बताओ भाई, सबको समझ आ गया? ठीक है, अब आप ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो आप लोग एक्सेलरेशन की डायमेंशन। इसके आगे से मैं कल बताऊंगा, ये नोट करने के बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लें फिर लीव करते जाएं, क्योंकि अब जो है ना तकरीबन 3 मिनट के बाद मेरी दूसरी क्लास है, तो आप ये नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे।